रावत व उनकी पत्नी का कल होगा अंतिम संस्कार। विभाग के क्षेत्रों से आज शाम को पहुंचने की संभावना। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के तपोवन में, सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी ने कहा, भाजपा शासनकाल में हुआ महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, जबकि कांग्रेस आंकड़ों पर जनता को करती है गुमराह। और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर व ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सभी स्वास्थ्य तैयारियां पूरी। नमस्कार, मैं हूं नीति ठाकुर और अब समाचार विस्तार से। इस बीच तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हिमाचल प्रदेश को भी गहरे जख्म दिए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ उनके पीएसओ लांस नायक विवेक कुमार भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। विवेक कुमार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तहत उपमंडल जयसिंहपुर के अप्पर ठेहड़ू गांव के निवासी थे। विवेक 2012 में जैक राइफल में थे और बाद में कमांडो में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जैसे ही विवेक के बलिदान की सूचना घर सहित इलाके में पहुंची, पूरा गांव शोक की लहर में डूब गया। क्या कहा? फोन में ही पता चला कि ऐसे ऐसे उनका नंबर, उन्होंने जो भतीजे को फोन आया था ना, उसने बताया हाँ मेरे भाई चाचा का लड़का है। उसके बाद फोन में पता चला ये 3-3:30 बजे। क्या कह रहे थे? वो भतीजे से बात हुई थी, मेरे से बात विवेक से हुई। क्या बात हुई थी? कब हुई थी बात आपकी? विवेक से तो मैं छुट्टी आया था तभी हुई थी। तो किस तरह का स्वभाव रहता था उनका? खराब रहते थे? अच्छा था स्वभाव। सरकार से कोई आपकी डिमांड है? सरकार से क्या डिमांड करेंगे हम? कोई क्या देंगे? ये है भाई, चलो बेकार है लड़का, नौकरी वगैरह दे दे तो ठीक है, और क्या। तो विधायक आए थे आज, विधायक से क्या बात? हम तो बोला कि जो भी होगी हेल्प वो करेंगे। उनका स्वभाव रहता था और कब वो आर्मी में भर्ती हुए थे? जी देखिए, स्वभाव तो उनका बड़ा अच्छा था और वो 2012 में अपना भर्ती हुए थे जैक राइफल में। उसके बाद उन्होंने पैरा कमांडो ज्वाइनिंग की। तकरीबन 1.5 साल से वो दिल्ली में CDS बिपिन रावत हैं, उनके पास स्पेशल सेवाएं दे रहे थे, उनके PSO थे। उम्मीद तो क्या थी, हमारा एक लौता सहारा था जो हमसे छिन गया है। तो सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के इस वीर सपूत के शहीद होने पर उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकग्रस्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इधर जयसिंहपुर से विधायक रविंद्र धीमान ने शहीद हुए लांस नायक विवेक कुमार के शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचकर सांत्वना दी और हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की बात भी कही। अन्य लोगों के साथ साथ मेरी विधानसभा से ये ठेड़ू गांव से लांस नाइक के रूप में जो PSO के रूप में तैनात था विपिन सिंह रावत जी के साथ, उस नौजवान साथी की भी दुखदायी मौत कल हुई है। आर्मी के कुछ लोग आज आए हुए थे, DNA सैंपलिंग के लिए सैंपल्स लेके गए हैं। DNA प्रोफाइलिंग के बाद ही अब पार्थिव शरीर को संभवतः कल शाम तक लाया जाए या कल परसों तक। तो एक बहुत बड़ी घटना मेरी इस विधानसभा में घटी है। एक नौजवान साथी जिसका अभी 6 माह का बच्चा है, 2 साल पहले शादी हुई है, 28 साल उम्र है, तो इकलौता बेटा है। तो हम सब स्तब्ध हैं और पूरा इलाका ही इस दुखदायी घटना से गमगीन है। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। सदन की पहली बैठक कल 11 बजे शुरू होगी। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि कुल 576 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें तारांकित प्रश्नों की संख्या
388 है, जबकि अतारांकित प्रश्नों की संख्या 188 है। विपिन परमार ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए विधानसभा परिसर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम विधानसभा परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज करेगा और परिसर में प्रवेश होने से पूर्व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। कोविड खत्म नहीं हुआ है, उन नियमों का हम पालन करेंगे। दूसरा, मैंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ऐसा हम सभी से अपील करेंगे। विपिन सिंह परमार ने बताया कि दर्शक दीर्घा में 200 लोगों के बैठने की सुविधा है, लेकिन कोविड महामारी के एहतियात के चलते दर्शक दीर्घा में एक समय में 75 आगंतुकों को ही विधानसभा की कार्यवाही देखने के पास जारी किए जाएंगे। इसके अलावा पत्रकारों के लिए भी परिसर में बैठने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। विधानसभा की कार्यवाही को देखने के लिए अगर लोग आगंतुक आना चाहते हैं तो नियमों का पालन करने के बाद, अपना परमिट पास बनाने के बाद उसको देख सकते हैं। चौथा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बड़े प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो वो झुंड के रूप में नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी से या माननीय मंत्रियों से मिल सकते हैं। इस पूरे कैंपस का सैनिटाइजेशन होगा, मास्क ऐसा बार बार आग्रह किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को उठाने की विधानसभा सदस्यों से अपील की है। सदन में इस बार अर्की से जीत कर आए कांग्रेस उम्मीदवार संजय अवस्थी, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर पहली बार अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस धर्मशाला में हो रहे इस शीतकालीन सत्र में कड़े तेवरों के साथ भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। इस बीच आज शाम धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जबकि कांग्रेस भी बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति तैयार करेगी। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के तहत अधिकतर महिलाओं के खाते खुलवाकर और उज्ज्वला सहित मुद्रा योजना के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया है, जबकि प्रदेश सरकार ने भी गृहिणी सुविधा योजना से महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वे आज शिमला में भाजपा महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदस्य होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और जब जब भाजपा सत्ता में आई तब महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। इंदु गोस्वामी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देकर महिला वर्ग का सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस को घेरते हुए इंदु गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को झूठे आंकड़ों पर गुमराह करती आई है। हमारा जो विशेष रूप से, मुख्य रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है तो इसलिए हुआ है जब हमें स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण मिला, और वो आरक्षण हमें दिया था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, और तब यहाँ प्रदेश में धूमल जी का नेतृत्व था। तो जिस दिन 50% आरक्षण हुआ महिलाओं का, मैं समझती हूँ उसी दिन से हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो गया, क्योंकि हम लोग सामाजिक रूप से सशक्त हैं। महिला जो है वो घर की जिम्मेदारी निभाती है। हम सामाजिक रूप से भी, जैसे मैंने बोला, पारिवारिक रूप से सशक्त है, लेकिन सामाजिक रूप से सशक्त थी, क्योंकि समाज के सारे क्रियाकलापों में हम मुख्य रूप से भाग लेते थे, लेकिन राजनीतिक रूप से हम पूरी तरह सशक्त नहीं थे। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद ने कहा कि महिलाओं को भाजपा में हमेशा बेहतर मौके मिले हैं और आगामी विधानसभा चुनावों में भी महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की इस बार बहुत सारी बहनों को टिकटें मिलेंगी और वो बहनें अपने दमखम से समाज में अपनी शक्ति से, संगठन के सहयोग से जीत कर आएंगी और इस 2022 की विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी सारी बहनों का चयन होगा।
ऊना जिला के पर्यटन विकास में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। प्रदेश सरकार द्वारा जिला के ऊपरी क्षेत्रों में कमर्शियल टेंडम पैराग्लाइडिंग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि अब कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के चुल्हेड़ी को टेक ऑफ और अंदरौली को लैंडिंग साइट के रूप में आधिकारिक अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन क्षेत्रों में मैदानी इलाकों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा राज्यों के लोगों को भी पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिल सकेगी। कंवर ने बताया कि पर्यटन विभाग की अनुमति मिलने से अब यहां पर व्यवसायिक स्तर पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियां की जा सकेंगी, जिससे क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हमारे कुटलैहड़ क्षेत्र के चुल्हेड़ी गांव को जो है वो पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ और अंदरौली गांव को जो है वो लैंडिंग साइट के रूप में नोटिफाई किया है। निश्चित रूप से जहां वाटर स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म और इस तरह की एडवेंचरस टूरिज्म को जो है वो एक नए पंख लगेंगे और यहाँ पर जो जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो प्री वेड डेस्टिनेशन के रूप में, वीकेंड टूरिज्म के रूप में, ये एक नया डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे देश के मानचित्र के ऊपर जो है उभरेगा, जिसके स्थानीय नौजवानों को रोजगार की अपार संभावना जो है रहेगी। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि अंदरौली में जल क्रीड़ाओं के लिए BBMB से अनुमति मिलने के बाद वाटर स्पोर्ट्स का ट्रायल भी सफल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाएं भी शुरू हो जाएंगी। अंदरौली में जो गोविंद सागर झील के किनारे लैंडिंग साइट है उसको भी नोटिफाई किया गया है। तो ये जिला ऊना के लिए एक बहुत बड़ा जो है मील का पत्थर है पर्यटन विकास के लिए, क्योंकि अंदरौली में ही वाटर स्पोर्ट्स का सेंटर बनाया जा रहा है और गोविंद सागर झील को भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए सरकार ने इस वर्ष नोटिफाई किया है। पैराग्लाइडिंग की जो एक्टिविटी चुल्हेड़ी के धार से होगी उसके साथ ही एक्टिविटीज भी इंटीग्रेट होगी और पर्यटन को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ावा इस क्षेत्र में मिलने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर व ओमिक्रॉन खतरे के बीच प्रदेश में सभी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण तैयारियां पूरी हैं। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और बिस्तरों की सुविधा भी समुचित संख्या में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए सरकार ने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थी। हिमाचल प्रदेश पूर्ण रूप से किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है और हमने तो तीसरी वेव से लड़ने की तैयारी जो है आज से कई दिन पूर्व जो है कई महीना पूर्व हमने शुरू कर दी थी, चाहे वो इक्विपमेंट की दृष्टि से हो, जो बेड्स अवेलेबल हैं उस दृष्टि से हो, ऑक्सीजन की दृष्टि से, हर प्रकार से, और चाहे दवाइयों की दृष्टि से हिमाचल सब प्रकार से जो है किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इस बीच कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हमीरपुर के उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने सभी से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट से बचाव को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन निर्धारित की है, जिसका सभी को पालन करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है और इस वायरस को लेकर समय समय पर सैंपलिंग की जा रही है। देवश्वेता बनिक ने बताया कि जो लोग विदेश से जिला पहुंचे हैं उन्हें प्रशासन द्वारा 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जा रहा है। ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ पाया गया है और ये आशंका है कि जहां से भी आएगा हमारे स्टेट में या जिले में, हमारे देश में, तो बाहर के जो ट्रैवलर्स हैं उनके माध्यम से आने की संभावना ज्यादा है। पिछले 7 दिनों में इस देश के अंदर, भारत के अंदर लौटे हुए जो भी लोग हैं जो हमीरपुर में आए हुए हैं उनको अनिवार्य 7 दिन का क्वारंटाइन जो है होम आइसोलेशन वो करने के लिए कहा गया है और उसके बाद जो है हेल्थ विभाग को उनकी कंपल्सरी उनकी टेस्टिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक हमीरपुर जिला में विदेशों से लौटने वालों की संख्या 50 से ऊपर हो गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन एहतियात बरतने की सभी से अपील कर रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
घुमारवीं में आयोजित एक रोजगार मेले में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, जबकि इसी वर्ष के अंत तक सरकारी क्षेत्र में 25,000 नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। गर्ग ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक स्थानों बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, बिलासपुर और ऊना में चल रहे उद्योगों में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो। सरकारी क्षेत्र में भी पिछले 3 सालों में हमारी सरकार ने 25,000 से भी अधिक लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की है और इस वर्ष के अंत तक 25,000 और सरकारी नौकरियां देने का हमारा लक्ष्य है, जिसकी प्रक्रिया लगातार चली है। लगातार लोगों को भर्ती किया जा रहा है और निजी क्षेत्र में भी लगातार युवाओं को रोजगार मिले, इसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।